नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे हम लोग करंट अफेयर्स की। दरअसल करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हर बार अपलोड किए जाते रहे हैं और वो टॉपिक्स 10 मिनट के ऊपर के ही रहते हैं और क्वेश्चंस उसमें अच्छे तरह की क्वेश्चंस हैं, काफ़ी पूछे जाते थे क्वेश्चंस। तो इसी क्रम में एक नया क्वेश्चन है, म्यांमार में आंतरिक विद्रोह, इंटरनल डिस्प्यूट इन म्यांमार। आइए जानते हैं म्यांमार के डिस्प्यूट क्या है, क्यों हो रहा है म्यांमार में डिस्प्यूट। म्यांमार में करेन विद्रोही पुनः सक्रिय हो गए। उनका सैन्य सरकार से सशस्त्र संघर्ष चल रहा है। करेन विद्रोही म्यांमार के दक्षिणी भाग में थाईलैंड सीमा के निकट सक्रिय हैं। 1949 से ही ये स्वतंत्र देश के लिए संघर्षरत हैं। करेन म्यांमार का एक अल्पसंख्यक समुदाय है जिसकी आबादी 60 लाख है, जो कि बहुत होती है, 60 लाख आबादी। करेन नेशनल यूनियन के तहत यह समुदाय सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। म्यांमार में बामर समुदाय प्रभावी भूमिका में है। इसके बाद बात करते हैं काचीन विद्रोह की। काचीन उत्तरी म्यांमार में निवास करने वाला समुदाय है। यह चीन के जिंगपो समुदाय का ही एक भाग है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार और चीन में निवास करता है। काचिन समुदाय ने म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ किया है। अब ये जानते हैं, विद्रोह तो म्यांमार में हो रहे हैं, लेकिन इसका भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत की राजनीति में, भारत के आर्थिक व्यवस्था में, भारत की सैन्य व्यवस्था में या भारत की सामाजिक व्यवस्था में। तो भारत पे इसके प्रभाव की चर्चा करते हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार चीन के अधिक निकट मानी जाती है। चीन के अगर अधिक निकट है तो हम लोगों को थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा इसमें, क्योंकि जो सरकार चीन के निकट होगी वो हमारे लिए थोड़ा बहुत खतरा उत्पन्न जरूर करेगी। इसके बाद है, म्यांमार की सैन्य सरकार के द्वारा ही 90 के दशक में चीन को कोको द्वीप पट्टे पर दिया गया था, जहां चीन ने अपना नौसैनिक अड्डा बनाया है। यह नौसैनिक अड्डा बंगाल की खाड़ी में भारत के लिए चुनौती उत्पन्न कर सकता है। म्यांमार में आंतरिक अशांति चीन के हस्तक्षेप की राह सुगम करेगी। यानी म्यांमार में आंतरिक अशांति चीन के हस्तक्षेप की राह सुलभ करेगी। चूँकि चीन ज़रूरत पे म्यांमार की मदद करता है आर्थिक रूप से इस तरह मदद करता है कि उसने म्यांमार की कोई भी चीज़ पट्टे पे ली और उसे ढेर सारा ऋण दिया, लेकिन वहाँ की सरकार ऋण चुकाने में जब असमर्थ हो जाती है तो उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेता है, जब तक कि पूरा उसका ऋण नहीं चुकाया जाता। इसी के तहत चाइना पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग, मोतियों की माला के तहत भारत को घेरने की पूरी तैयारी करता दिखता है कभी कभी न्यूज़पेपर्स में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, चीन बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर के क्षेत्र से भारत के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। ये तो रही म्यांमार, भारत और चीन की। अब दूसरी बात करते हैं हमास और इजराइल की। हमास द्वारा इजराइल पर रॉकेट हमले किए गए, जिसके जवाब में इजराइल ने हमास के विरुद्ध वायुसेना का प्रयोग किया। हमास की स्थापना 1987 में की गई थी। इसे मिस्र और गाजा पट्टी के मुस्लिमों का समर्थन प्राप्त है। गाजा पट्टी इजराइल ने मिस्र से 1967 में ही छीना था। हमास को यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देश आतंकी संगठन मानते हैं, जबकि रूस, चाइना और टर्की इसे आतंकी संगठन नहीं मानते। अब एक बात करते हैं नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम, नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम। इस फोरम का गठन यूएसए के नेतृत्व में किया गया। सऊदी अरब, कनाडा, कतर, नॉर्वे इस फोरम में शामिल हैं।
यह देश कार्बन न्यूट्रलिटी को लेकर एक मंच पर आए हैं। नेट जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी से आशय है कार्बन का उत्सर्जन हो उसी अनुपात में उसके अवशोषण के लिए इको फ्रेंडली कदमों को उठाया जाए। इसके तहत स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाता है, मीथेन का उत्सर्जन कम से कम किया जाता है। इस फोरम के देशों द्वारा 40% तेल और गैस का उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस की। यह विंड होक डिक्लेरेशन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे 3 मई को मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम थी सूचना से जन कल्याण। इसके बाद बात करते हैं एबोला वायरस की। कांगो जनवादी गणराज्य ने एबोला वायरस से मुक्त होने की घोषणा की है। एबोला वायरस वन्य जीवों से मनुष्यों में फैलता है, फिर मनुष्य से अन्य मनुष्य तक इसका प्रसार होता है। यह इस दृष्टि से विशेष खतरनाक है कि इबोला वायरस से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु दर 90% है। इसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन है, पार्कर सोलर प्रोब अभियान। यह नासा का एक अभियान है जिसे न्यूमैन पार्कर के नाम पर यह नाम दिया गया। पहली बार किसी जीवित वैज्ञानिक के नाम पर यह नामकरण किया गया है। हाल ही में यह शुक्र के निकट से गुजरा। शुक्र की रेडियो तरंगों का अध्ययन किया इसने। 2022 में बुध के निकट से होते हुए यह सूर्य के निकट से गुजरेगा तथा सूर्य से 70 लाख किलोमीटर की दूरी पर रहकर उसका अध्ययन करेगा। यह सूर्य के कोरोना सबसे बाहरी भाग का अध्ययन करेगा। यह सूर्य से उत्पन्न होने वाली कॉस्मिक रेस, रेडियो वेव्स आदि का भी अध्ययन करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, जिसके कारण चैनल को सपोर्ट मिलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे हम लोग कुछ नए तत्वों के साथ। धन्यवाद मित्रों।